हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 दिसंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन को हरी झंडी, अगले हफ्ते से टीकाकरण। जैसा कि आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा, अगर आप टीवी चैनल्स देखते होंगे और न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि वैक्सीन आने वाली है कोविड की, यानी कि कोरोना की। तो उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है, आम लोगों को वैक्सीन के लिए करना होगा इंतज़ार। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के कोरोना जो टीकों की इसमें बात चल रही है इंडिया में, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अभी सभी को ये टीके उपलब्ध नहीं होंगे। तीसरी न्यूज़ है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन होंगे गणतंत्र दिवस पर मेहमान 26 जनवरी 2021 पर। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कोविड-19 के खत्म होने के लिए ब्रिटेन ने कमर कस ली है। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक की संयुक्त कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को ब्रिटेन ने स्वीकृति दे दी है। यह कदम उठाने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है। वहां अगले सप्ताह टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सबसे पहले गंभीर रूप से बीमार लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बोरिस जॉनसन सरकार ने यह निर्णय लेकर कोविड से निपटने में हो रही आलोचना से उबरने का प्रयास किया है। ब्रिटिश नियामक मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए स्वीकृति देते हुए कहा कि फाइजर की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। परीक्षण में यह वैक्सीन बचाव में 95% तक सफल पाई गई है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि मानदंडों से समझौता किए बगैर वैक्सीन के परीक्षण के नतीजों के कड़ाई से विश्लेषण के बाद उसके सार्वजनिक इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, आम लोगों को वैक्सीन के लिए करना होगा इंतजार। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के कोरोना टीकों के तीसरे चरण में के एडवांस स्टेज में पहुंचने के साथ ही सरकार की वैक्सीन वितरण की रणनीति साफ होने लगी है। इसके तहत कोरोना की जांच व मरीजों के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ साथ अन्य कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त में वैक्सीन देगी। इनसे इतर लोगों को वैक्सीन के लिए न सिर्फ लंबा इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि उनकी कीमतें भी उन्हें खुद चुकानी पड़ सकती हैं। वैसे राज्य सरकारों को भी अपने अपने प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान कर वैक्सीन देने की छूट होगी। केंद्र सरकार थोक में वैक्सीन खरीदकर सस्ती दरों पर राज्यों को उपलब्ध कराएगी। आम लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने के संवेदनशील मुद्दे पर सरकार का कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन होंगे गणतंत्र दिवस पर मेहमान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस बार गणतंत्र दिवस पर भारत के राजकीय मेहमान हो सकते हैं। पिछले दिनों जॉनसन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उन्हें इसका आमंत्रण दिया था। सूत्रों के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने इस आमंत्रण पर अपनी स्वीकृति दे दी है। मोदी व जॉनसन के बीच 27 नवंबर को बातचीत हुई थी, जिसमें कोविड-19 महामारी, पर्यावरण व द्विपक्षीय कारोबार समेत मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी ने जिस तरह से वैश्विक कूटनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, उसके मद्देनजर दोनों देश आपसी रिश्तों को नई दिशा पर पहुंचाने पर विचार कर रहे हैं। बातचीत में प्रधानमंत्री ने उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में आने का न्योता दिया। इस आमंत्रण के तुरंत बाद नई दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्चायोग ने कहा कि प्रधानमंत्री जॉनसन शीघ्र भारत के दौरे पर आने वाले हैं। अंतिम बार वर्ष 1993 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेजर गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान बने थे। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हर वर्ष वैश्विक कूटनीति के दमदार शख्सियतों को गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, वीज़ा पर नए प्रतिबंधों को अदालत ने किया खारिज। अमेरिका ने नए नियमों के तहत लागू प्राविधान निरस्त किए हैं। दूसरी न्यूज़ है, चीन के अंतरिक्ष यान ने शुरू किए चांद की सतह से नमूने जुटाना। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। H-1B वीज़ा के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अदालत ने 2 ऐसे नियमों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है जो भारतीय पेशेवरों के लिए जारी होने वाले वीज़ा की संख्या को कम करने और
वेतन के संबंध में थे। इस निर्णय से हजारों भारतीय पेशेवरों के साथ ही अमेरिका में काम करने वाली आईटी कंपनियों को भी बहुत बड़ी राहत मिली है। ट्रंप सरकार ने गत अक्टूबर में H-1B वीज़ा पर प्रतिबंधों के नए नियम बनाए थे। इन नियमों के माध्यम से ट्रंप प्रशासन ने विदेशी पेशेवरों और कामगारों को भर्ती करने वाली कंपनियों पर बहुत सी शर्तें लागू कर दी थीं। इनमें न्यूनतम वेतन और विशेष पेशे की सीमा निर्धारण संबंधी शर्तें लगाई गई थीं। इस नियम के लागू होने के बाद 1/3 से ज़्यादा H-1B वीज़ा के खारिज होने का संकट था। मामले में सरकार की दलील थी कि कोरोना वायरस से देश में रोजगार कम हुए हैं, इसलिए बाहर से आने वालों पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन के अंतरिक्ष यान ने शुरू किए चांद की सतह से नमूने जुटाना। चांद पर सफलतापूर्वक उतरे चीन के चॉन्ग-ई-5 अंतरिक्ष यान ने बुधवार को सतह खोदकर वहां की कीमती मिट्टी को धरती पर लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूनों को लेकर धरती पर आना है, ताकि विज्ञानियों को चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में जानने में मदद मिल सके। चीन ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च मार्च 5 के जरिए 24 नवंबर को इसे लॉन्च किया था। यह रॉकेट तरल केरोसिन और तरल ऑक्सीजन की मदद से चलता है। चीन का यह महाशक्तिशाली रॉकेट 127 फुट लंबा और 870 टन वजनी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक लैंडर ने चांद की सतह से लगभग 2 मीटर तक छेद किया और बुधवार सुबह नमूने एकत्र किए हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में एक न्यूज़ है, शहद में मिलाया जा रहा चाइनीज शुगर सिरप। देश में तमाम बड़े छोटे बॉन्ड के शहद में मिलावट की चौंकाने वाली तस्वीर ब्रांड में मिलावट की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने पाया है कि ज़्यादातर कंपनियों के शहद में चाइनीज शुगर सिरप यानी चीनी का घोल मिलाया जा रहा है। CSE ने 13 कंपनियों के शहद के नमूनों की जांच कराई, जिसमें से 77% में मिलावट पाई गई है। CSE ने शहद के नमूनों की जांच पहले गुजरात के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड में कराई। यहाँ सभी बड़ी कंपनियों के नमूने पास हो गए, जबकि कुछ छोटी कंपनियों के नमूने फेल हो गए। जब इन्हीं सैंपल्स को जर्मन स्थित प्रयोगशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस परीक्षण के लिए भेजा गया, तो लगभग सभी छोटे बड़े ब्रांड विफल हो गए। परीक्षण में शामिल 13 ब्रांड्स के केवल 3 यहाँ परीक्षण में सफल रहे। CSE के महानिदेशक सुनीता नारायण ने बुधवार को दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में बताया कि शहद की शुद्धता की जांच के लिए तय भारतीय मानकों के जरिए इस मिलावट को नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि चीन की कंपनियां ऐसे शुगर सिरप तैयार कर रही हैं जो भारतीय जांच मानकों पर आसानी से खरे उतर जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, द्विपक्षीय रिश्ते पर लटकती 2-धारी तलवार। बाइडेन भारत के प्रति व्यवहारिक रवैया अपनाएंगे, लेकिन चीन और पाकिस्तान के प्रति उनकी नरमी भारत के साथ अमेरिकी साझेदारी को पटरी से उतारेगी। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, अर्थव्यवस्था में जान फूंकती आशावादी सोच। भारतीयों में कोरोना जनित आर्थिक संकट का डर तेजी से खत्म होता दिख रहा है और उन्हें इस समय खर्च करने में गुरेज नहीं है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्री जयंती लाल भंडारी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, उम्मीद बढ़ाने वाली मंजूरी। जिस तरीके से ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, उससे विश्व में, भारत में ही नहीं विश्व में उम्मीद बढ़ी है कि कोरोना से अब लड़ा जा सकता है। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। जो बाइडेन उस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जब भारत को अपने साथ लाने में अमेरिका के लंबे समय से किए जा रहे प्रयास रंग लाते दिख रहे हैं। हाल में नई दिल्ली में वाशिंगटन के साथ कुछ ऐसे अहम समझौते किए गए हैं जो अमेरिका अपने करीबी सामरिक साथियों के साथ ही करता है। दरअसल चीन के साम्राज्यवादी तेवर ही मुख्य रूप से भारत को अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस साल हिमालयी क्षेत्र में चीन की बदनीयती और भारतीय सैन्य बलों के साथ टकराव को लेकर भारत कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। ऐसे में चीन से मुकाबले के लिए वह अमेरिकी साथ चाहता है। चूंकि
हिमालयी क्षेत्र में 1962 जैसे टकराव की आशंका बढ़ रही है, तो भारत में भी अमेरिका के साथ गलबहियां करने की अपनी हिचक तोड़ी है। रिचर्ड निक्सन से लेकर बराक ओबामा तक एक के बाद एक अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के उभार में मददगार बने रहे। दक्षिण चीन सागर में बीजिंग द्वारा कृत्रिम द्वीप के निर्माण और उसका सैन्यकरण करने के बावजूद ओबामा ने यही कहा कि हमें समृद्ध चीन के बजाय कमजोर आक्रामक चीन से कहीं अधिक खतरा है। ऐसे में यह डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्हें राष्ट्रपति काल में अमेरिका ने चीन के प्रति अपनी नीति एकदम पलट दी। इस पहलू ने भी भारत को अमेरिका के करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। यदि बाइडेन चीन और उसके बिगड़ैल सहयोगी पाकिस्तान के प्रति नीति में नरमता बरतते हैं, तो भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक और मसले पर भारत अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट घुलने की आशंका है। ट्रंप भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से सकुचाते थे कि कहीं इससे प्रधानमंत्री मोदी के घरेलू विरोधियों को कोई मुद्दा न मिल जाए। इससे उलट बाइडेन खेमे की ओर से मोदी सरकार की कई मसलों पर खिंचाई हुई है। कश्मीर और नागरिकता संशोधन कानून जैसे मोदी सरकार की पहल को उन्होंने भारत की सेक्युलरिज्म, बहुसंस्कृतिक और बहुधार्मिक लोकतंत्र की लंबी परंपरा के विपरीत बताया। ऐसा नहीं है कि बाइडेन को भारत की महत्ता नहीं पता। संभव है कि वह बराक ओबामा की तरह भारत को लेकर व्यवहारिक नीति अपनाएं। ओबामा ने अमेरिका भारत रिश्ते को 21वीं सदी की सबसे निर्णायक साझेदारी बताया था। ऐसे में बाइडेन भारत के साथ अमेरिकी सक्रियता बढ़ाने को प्राथमिकता में शामिल कर सकते हैं। ट्रंप जिस व्यापार संधि में नाकाम रहे, बाइडेन उसे संभव कर सकते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, खासकर दवा जैसे क्षेत्र में चीन के दबदबे को तोड़ने के लिए भी बाइडेन प्रशासन को भारत की जरूरत होगी, जो जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। यदि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भारतीय जड़ों के बावजूद बाइडेन के दौर में भारत के साथ अमेरिकी रिश्ते और प्रगाढ़ नहीं होते, तो यह वाकई एक बड़ी विडंबना होगी। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति रूस और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन पर ध्यान देने के बजाय भारत के साथ रिश्तों की पींगे बढ़ाना अमेरिका के लिए कहीं अधिक फायदेमंद होगा। हालांकि चीन और पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी नरमी भारत के साथ उसकी साझेदारी को पटरी से उतारेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है, अर्थव्यवस्था में जान फूंकती आशावादी सोच। वैश्विक प्रबंधन सलाहकार फर्म मैग्निजी, एक्सचेंजर कंज्यूमर पल्स, डिलाइट और फिच सॉल्यूशन ने हाल ही में कोरोना काल के दौरान विभिन्न देशों के उपभोक्ताओं के मन की थाह लेने का प्रयास किया। उपभोक्ताओं के आशावाद संबंधी उनके इन सर्वेक्षणों को गंभीरतापूर्वक पढ़ा जा रहा है। इन्हें कहा गया है कि कोरोना वायरस की चिंताओं के बीच इस समय भारतीय उपभोक्ताओं का आशावाद दुनिया में सबसे ऊंचा है। इनमें भारतीय उपभोक्ताओं के बारे में 3 बातें उभरकर सामने आई हैं। एक, करीब 58% भारतीय उपभोक्ताओं के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में आगामी 2-3 महीने में वापस तेजी आएगी। दूसरा, करीबी 32% भारतीय उपभोक्ताओं के मुताबिक अभी अर्थव्यवस्था को सामान्य होने में करीब 12 महीने लग सकते हैं। निसंदेह दुनिया में भारतीय उपभोक्ताओं के सर्वाधिक आशावादी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण कोविड-19 की कठोर आर्थिक चुनौतियों के बाद अब भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से होता सुधार है। यदि हम अर्थव्यवस्था की वर्तमान तस्वीरों को देख तो पाते हैं, लेकिन चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई थी। वहीं दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट के बावजूद अब तीसरी यानी कि अक्टूबर से दिसंबर वाली तिमाही में जीडीपी में सुधार की तस्वीर दिखाई दे रही है। देश की अर्थव्यवस्था में उछाल के लिए भारत में बढ़ते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का भी योगदान है। यह कोई छोटी बात नहीं कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ती है। जब अप्रैल से अगस्त के बीच देश और दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, उस दौरान भारत में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा है। अप्रैल से अगस्त की अवधि में देश में 35.73 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। पिछले वर्ष अप्रैल से अगस्त की अवधि की तुलना में यह करीब 13% ज़्यादा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोविड-19 महामारी के बीच भी भारतीय उपभोक्ताओं में जिस तरह से आशावाद का स्तर बढ़ा है और लोगों में खर्च की प्रवृत्ति बढ़ी है, इससे देश की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की मुहिम को ताकत मिलेगी।
नेक्स्ट है उम्मीद बढ़ाने वाली मंजूरी। ब्रिटेन में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए फाइजर की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलना पूरी दुनिया के लिए उम्मीद बढ़ाने वाली सूचना है। ऐसी किसी सूचना का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। वैक्सीन के विकास में शामिल वैज्ञानिकों के साथ ही हर उस व्यक्ति को बधाई जिसने इस पड़ाव तक पहुंचने में योगदान दिया, लेकिन इसकी अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए कि कोरोना महामारी की चुनौती अभी भी गंभीर बनी हुई है। ब्रिटिश सरकार ने फैसले से एक उत्साहजनक शुरुआत तो दिखाई दी है और उम्मीद जताती है कि अन्य कंपनियां भी जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ती नजर आएंगी। इन सभी कंपनियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में रखने वाली और लोगों को हर स्तर पर प्रभावित करने वाली इस महामारी को जल्द से जल्द निजात मिले। इसके साथ ही यह भी अपेक्षा की जाती है कि वैक्सीन के विकास की दिशा में काम कर रही कंपनियों के बीच आपसी सहयोग भी कायम हो, क्योंकि यह बार बार रेखांकित किया जा रहा है कि वैक्सीन जैसी महामारी का मुकाबला मिलकर ही किया जा सकता है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 8 फरवरी से हो सकता है। अगले साल के ऑस्ट्रेलिया ओपन को 8 से 21 फरवरी की विंडो में कराया जा सकता है, जबकि क्वारंटाइन के दौरान खिलाड़ियों को अपने होटलों के कमरों से बाहर जाकर अभ्यास करने की अनुमति होगी। यह जानकारी बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दी है। टेनिस ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न पार्क में होने वाले इस ग्रैंड स्लैम के लिए आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस प्रोटोकॉल पर विक्टोरिया की राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रहा है, जिसका फिलहाल 18 से 31 जनवरी के दौरान आयोजित होना निर्धारित है। तो ये आज का यानी 3 दिसंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।